स्टूडेंट इंस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का जो लेक्चर है क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे लाइट्स के बारे में। बेसिकली हमारे पास जो लाइट है, यहाँ जैसे ये रोशनी है, वहाँ पे लाइट है। ये लाइट है क्या? आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ, लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन ये एनर्जी का तो फॉर्म है, नो डाउट, लेकिन इसलिए हमको यहाँ पे स्टडी ये करना है कि ये पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है। अगर ये पार्टिकल नेचर है तो कहीं ना कहीं इसके पार्टिकल्स प्रोपोगेट कर रहे होंगे साउंड की तरह से। तो बहुत सारा थेसिस है इस दो विषय पे। हालांकि अभी फिलहाल हम लोग जो समझते हैं, लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर भी है और वेव, मतलब लाइट जो है ड्यूअल नेचर है। लाइट पार्टिकल नेचर भी है और लाइट वेव नेचर भी है। लाइट में जो पार्टिकल्स होते हैं उस पार्टिकल का जो नाम है वो होता है फोटोन। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, और नहीं पढ़े होंगे तो अभी मैं बता देता हूँ। लाइट जो पार्टिकल्स है, और वो पार्टिकल जो होता है लाइट में, उस पार्टिकल का नाम है फोटोन। और इसके बारे में आइंस्टाइन ने बताया था ये बात कि लाइट जो होता है एनर्जी का एक पैकेट होता है, और उस एनर्जी के पैकेट्स को हम लोग फोटोन कहते हैं। चलिए, तो ये जितना भी थ्योरी रहा, जितने भी साइंटिस्ट आए, अलग अलग सबका थेसिस हुआ, सबसे पहले जो साइंटिस्ट है उनका नाम है आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने ये बताया कि लाइट जो है वो सिर्फ पार्टिकल नेचर है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, इसलिए लाइट जो है बेंड करता है। तो इनकी थ्योरी के बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम है हाइजेंस ने बताया कि लाइट जो है वेव नेचर है। तो पार्टिकल, लेकिन उस समय में नाम में इतना पावर था, ये क्या न्यूटन्स के नाम में ही इतना पावर था कि लोगों ने ये मानने के लिए मना कर दिया कि लाइट जो है वेव नेचर है। बाद में इस थ्योरी को प्रूफ किया हाइजेंस प्रिंसिपल ने, और हाइजेंस ने बताया ये चीज़ कि लाइट जो है वेव नेचर है। उन्होंने बताया कि अगर पार्टिकल होता, जैसे आप समझेंगे, ये यहाँ पे एक लेज़र लाइट लगा लिया गया और यहाँ पे एक लेज़र लाइट, इस लाइट को यहाँ पे फोकस कराया गया, इस लाइट को यहाँ पे फोकस कराया गया। अगर ये पार्टिकल होता तो ये पार्टिकल एक दूसरे से अगर ऐसे क्रॉस कराएंगे दोनों के लाइट को, तो ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेगा। अगर ये पार्टिकल होता, अगर इंटरसेक्ट होता तो कुछ ना कुछ यहाँ पे इम्पैक्ट होता, क्योंकि यहाँ पे कॉलिजन होती। तो ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला, तो इन्होंने बताया कि लाइट जो है वेव नेचर है। सबसे पहले वैज्ञानिक जिनका नाम था हाइजेंस, जिन्होंने बताया लाइट जो है वो होता है वेव नेचर। और इन्होंने बताया इसको रिलेट किया इन्होंने साउंड के वेव के साथ। इस तरह से लाइट जो होता है, जैसे साउंड वेव प्रोपोगेट करता है, उसी तरह से लाइट का वेव भी प्रोपोगेट करता है। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है मैक्सवेल, जिन्होंने बताया कि लाइट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करता है। जैसे इनसे पूछा गया, हाइजेंस से पूछा गया कि लाइट अगर वेव नेचर है, और इन्होंने साउंड के साथ रिलेट किया, साउंड के वेव के साथ रिलेट किया, तो साउंड के वेव को ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं था इसको ट्रैवल करने के लिए। अगर मान लीजिए जैसे सन से जो लाइट आ रहा है, वहाँ पे तो कोई मीडियम है ही नहीं। तो इन्होंने बताया था कि एक ईथर नाम का जो पार्टिकल है पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। बाद में इन्होंने एक्सेप्ट किया कि ऐसा कोई पार्टिकल्स नहीं है ना। तो इनकी थ्योरी उन्होंने, और इनकी थ्योरी को गलत करने वाले जो वैज्ञानिक रहे, गलत नहीं बोला उन्होंने, बस पूछा ऐसा। तब यहाँ से एक नया बात पता चला मैक्सवेल के थ्रू, जिन्होंने ये बताया कि लाइट जो है एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जैसे अभी जो प्रोपोगेशन होता है साउंड का, ये लाइट का, जैसे जियो फाइबर आप लोग समझ रहे होंगे, तो जियो फाइबर में भी डेटा का ट्रांसमिशन लाइट के फॉर्म में होता है, और वो एनर्जी का फॉर्म होता है एक। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद आइंस्टाइन ने बताया कि लाइट जो होता है एक एनर्जी का पैकेट होता है। एनर्जी का पैकेट, जिस एनर्जी का पैकेट को हम बोलते हैं ये फोटोन। उसके बाद डी ब्रोगली थ्योरी आया। जी हाँ, डी ब्रोगली, इन्होंने ये बताया, डी ब्रोगली थ्योरी में ये बताया कि लाइट जो होता है वो पार्टिकल और वेव, ये दोनों नेचर होता है। इस चीज को बताने वाले जो वैज्ञानिक हुए वो हुए डी ब्रोगली। तो एक बार रिकॉल करेंगे, सबसे पहले वैज्ञानिक जिनका नाम है आइजैक न्यूटन, जिन्होंने बताया लाइट जो होता है एक पार्टिकल होता है, और उस पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं कार्पस्कल्स।
ये कार्पस्कल्स थ्योरी ऑफ न्यूटन्स भी ये बोलते हैं इसको। दूसरे वैज्ञानिक जो है वो आए जिनका नाम है मैक्सवेल, जिन्होंने बताया लाइट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है यानी वो एक्स एक्सिस में भी प्रोपोगेट कर रहा है और ये वाई एक्सिस में भी प्रोपोगेट कर रहा है। उसके बाद आइंस्टाइन, जिन्होंने बताया कि लाइट जो होता है एनर्जी का एक पैकेट होता है जिस एनर्जी के पैकेट को हम फोटोन बोलते हैं। और लास्ट डे ब्रॉगली थ्योरी, इन्होंने बताया कि लाइट जो होता है वो ड्यूअल नेचर को शो करता है, जरूरत पड़ने पे वो पार्टिकल नेचर भी बिहेव करता है और वो आपका जो है वेव नेचर भी बिहेव करता है। ये बेसिकली जो साइंटिस्ट ने थ्योरी रहा। हालांकि मिरर क्या है, मिरर बेसिकली दो तरह के मिरर होते हैं। एक होता है एस्फेरिकल मिरर और दूसरा होता है प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। इन दोनों की पहचान कैसे होगी? अगर ये मिरर को हम बाहर से पॉलिश करते हैं, अगर बाहर से पॉलिश किया हुआ है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका सेंटर की तरफ होगा, इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। अगर यही रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ हो जाए, ये पॉलिश किया हुआ जो सरफेस है वो इसका सेंटर मान लीजिए यहां पे होगा। स्फेरिकल मिरर जो होता है किसी न किसी एक स्फीयर का पार्ट होता है, तो अगर सेंटर की तरफ पॉलिश कर दिए तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका जो होगा बाहर की तरफ होगा। ये कॉनकेव मिरर और ये लाइट को कन्वर्ज करता है तो इसका दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर और ये होता है डाइवर्जिंग। एक होता है कन्वर्जिंग मिरर और दूसरा जो होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है। इसको आप नोट डाउन करेंगे, उसके बाद जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको हम बताते हैं। चलिए बच्चों, लाइट जो है किसी भी पॉलिश सरफेस पे फॉल करेगा, अगर आएगा, जो आने वाला लाइट होता है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसको बोलेंगे नॉर्मल, OM, ये नॉर्मल। और ये जितना एंगल पे आया है इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोलते हैं, और ये चला जाएगा सेम एंगल बना करके उसी डायरेक्शन में। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड ये नॉर्मल होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ये जो लाइट आ रहा है इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, इंसिडेंट रे। और ये जो लाइट टकरा करके पॉलिश सरफेस से जा रहा है रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और ये जो परपेंडिकुलर है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो है। पहला सिद्धांत ये कहता है, पहला लॉ ये कहता है कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ये एंगल I इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल, और ये बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। दूसरा लॉ जो है वो कहता है एंगल I इज इक्वल टू, दरअसल एंगल I इज इक्वल टू एंगल R जो है फर्स्ट लॉ है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। जो दूसरा लॉ है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे and the normal lies on the same plane। सेम प्लेन।
इसको लिख सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड अ नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब मिरर के कुछ की पॉइंट्स हैं, उन की पॉइंट्स के बारे में आप समझेंगे। स्फेरिकल मिरर जो होता है किसी न किसी एक स्फीयर का पार्ट होता है। अगर ये स्फीयर है, इसको क्रॉस सेक्शनल ऐसे काट के निकलते हैं तो दो पार्ट में निकलेगा, या ये एक ऐसे बनेगा। अब ये मिरर नहीं है, इसको ग्लास बोलेंगे। जब तक इसको हम पॉलिश नहीं करेंगे किसी सरफेस पे, वन साइड सरफेस पे, तब तक ये मिरर नहीं हो सकता है। अगर बाहर वाले सरफेस में, मतलब अगर देखा जाए इसके बाहर वाले सरफेस, मतलब सेंटर से बाहर की तरफ पॉलिश करेंगे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होगा, तो ये बन जाएगा कॉन्केव मिरर। अब हम कॉन्केव मिरर की बात करें, यहां से दिखाई दे रहा होगा जी, ये जो कॉन्केव मिरर है वो किसी न किसी एक स्फीयर का पार्ट है। उस स्फीयर का जो सेंटर है ऑलमोस्ट यहाँ होगा, ये अंदाज से बता रहे हैं हम, ये ऑलमोस्ट यहाँ होना चाहिए। अगर ये स्फीयर इसको कंसीडर करते हैं, ये स्फीयर का ये कटा हुआ पार्ट है, तो इसका ये सेंटर होगा। तो स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ स्फीयर एंड द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर, और इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर का जो डिस्टेंस होगा, यानी कि अगर इसकी रेडियस बात करें, ये स्फीयर का जो सेंटर है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोले, और इसका जो रेडियस होगा उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। और ये रहा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट कर सकता है, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा उस लेंथ को एपर्चर बोलेंगे। एम और एम डैश मान लेते हैं, एम और ये एम डैश, एपर्चर बोलेंगे इसको। और इस एपर्चर का जो मीड पॉइंट होगा इसको हम लोग बोलेंगे पोल। फिर से बताएंगे भी आपको, ये हो जाएगा पोल। दो तीन चीज समझना है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस, ध्यान देंगे यहां पे, ये जो इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए ऐसे पास कर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो फोकस क्या होता है भाई, यहां समझेंगे, आपके स्कूल में भी पढ़ाया गया होगा ये सब। चलिए दिखाई दे रहा है आपको, द रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक ऐसा लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, ये मस्ट है, ये पैरेलल होना चाहिए। द रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास करेगा, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास करेगा उस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलेंगे। ये हो गया फोकस। एंड द लेंथ बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच का जो लेंथ है इसको स्मॉल एफ यानी कि फोकल लेंथ बोलेंगे। तो चलिए बच्चों, यहां पे भी देखेंगे हम जी। आप लोग अब समझ गए होंगे ये कौन सा मिरर है, तो हम कहेंगे इसको कि ये जो है बाहर साइड में पॉलिश किया हुआ है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका सेंटर की तरफ है, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्केव मिरर है जैसा मैंने बताया है, और ये किसी न किसी एक स्फीयर का पार्ट है जी। स्फीयर तो बन नहीं रहा है ये, अगर देखा जाए किस तरह से रफ स्केच में, हाँ ये स्फीयर है, इसका जो ऑलमोस्ट सेंटर होगा यहाँ होना चाहिए। तो इस स्फीयर का जो सेंटर है इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और इसका जो रेडियस है उसको हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। और लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये एम और ये एम डैश, एम और एम डैश इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का लेंथ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एपर्चर। इमेजिनरी, अच्छा यहाँ एम और एम डैश जो है
एपर्चर है और एपर्चर का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे पोल, और पोल को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इमेजिनरी लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक ऐसा लाइन, एक ऐसा आभासीय लाइन, इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये होगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। द रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक ऐसा लाइट, पैरेलल तो दिख नहीं रहा है, ये एक ऐसा लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस से के पैरेलल है, ऐसा मान लेना आपको यहाँ पे। कैसा लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास करेगा उस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलेंगे। द रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the particular point on the principal axis, that is known as focus। और फोकस और पोल के बीच का जो लेंथ है उसको स्मॉल एफ से बोलेंगे, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। तो आपने सीखा अभी सबसे पहली बात सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आया आपका पोल, ये सब की पॉइंट है, आगे आपके काम आएंगे ये सब। पोल, हिंदी मीडियम वाले इसको ध्रुव बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको वक्रता त्रिज्या, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को वक्रता केंद्र भी बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा एपर्चर, एपर्चर। उसके बाद आपका आया पोल, पोल तो हो गया फोकस, फोकस को हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आया प्रिंसिपल एक्सिस, इसको रिप्रेजेंट, इमेजिनरी लाइन, इसको रिप्रेजेंट करने का जरूरत नहीं है और कहीं काम भी नहीं आएगा। बेसिकली कीवर्ड समझना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, पोल क्या हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, एपर्चर क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इन सबों के बारे में आपको समझना जरूरी है। चलिए इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन का जो रूल है कॉन्केव मिरर में, उसको हम स्टडी करेंगे। चलिए बच्चों, तो रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन हम लोग पढ़ते हैं। ये क्या कहता है रूल? रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का क्या रूल है? रूल नंबर 1 की हम बात करते हैं। रूल नंबर 1 ये कहता है अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो वो ऑलवेज फोकस से पास करेगा। अच्छा, ये जो फोकस का डेफिनेशन है, आप ये ना कह दे कि द मिड पॉइंट बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड फोकस। ये एपरेचर पे डिपेंड करता है। ये एपरेचर बड़ा और छोटा हो सकता है, तो उसके हिसाब से फोकस भी एडजस्ट करना पड़ सकता है। तो आप डेफिनेशन में लिखेंगे कि रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through particular point on the principal axis, that particular point is known as focus। डेफिनेशन अगर एग्जाम में देना होगा तो ऐसे डिफाइन करेंगे आप। तो रूल ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आ रहा है तो ये मस्ट है कि वो फोकस से पास करेगा। ठीक है, रूल नंबर 2 की बात करते हैं। इसी का कन्वर्ज कर दीजिए। एम डैश इसका एपर्चर हुआ, ये पोल, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कंपास और प्रोट्रैक्टर की सहायता से बनाएंगे तो डायग्राम बहुत बेहतर बनेगा आपसे। अगर लाइट फोकस से पास कर रहा है तो ये वापस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। जस्ट उसी का कन्वर्ज है। पैरेलल था तो फोकस से पास हुआ,
अगर लाइट फोकस से पास कर रहा है तो वो वापस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 3 की बात करते हैं। ये आपका पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं तो ये विदाउट डिफ्लेक्शन जिस डायरेक्शन में लाइट आया है उसी डायरेक्शन में ये वापस चला जाएगा। रूल नंबर 4, और यही 4 रूल का यूज करके हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे। जैसे आपने सीखा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस को नॉर्मल की तरह ट्रीट करेंगे और ये पोल पे किसी सर्टेन एंगल पे लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल आई इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जितना एंगल बनाया है लाइट जो है उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि ये एंगल आर है, ये एंगल आई है। ये 4 रूल है, ये 4 रूल का यूज करके हम इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। आई होप आज का क्लास जो है ये रूल तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे। 6 रे डायग्राम है और 6 का 6 रे डायग्राम को कैसे हम बनाएंगे, उसका नेचर क्या होगा और इमेज का पोजीशन क्या होगा, इमेज का साइज क्या होगा, इन सबों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सो आज के लिए यही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।